हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 6 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इस चैप्टर के कुछ पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है आपातकाल के बाद की राजनीति। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले पार्ट आप ज़रूर देख लें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आपातकाल के बाद की राजनीति, मतलब इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, जो आपातकाल लगाया गया था भारत में 1975 में, तो उसके बाद जब आपातकाल खत्म हुआ उसके बाद की जो राजनीति थी उसी का हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे कि आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे ज़रूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया। मतलब आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ और लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई तो आपातकाल का सबसे ज़रूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। मतलब 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा हुई और 77 में जब आपातकाल खत्म हो चुका था और चुनावों के लिए लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो वह जो चुनाव थे वे एक तरीके से आपातकाल का जो अनुभव था उसके बारे में जनमत संग्रह थे। जनमत संग्रह से तो आप भलीभांति परिचित होंगे कि जनता जो चुनाव करके बताती है, उसी प्रकार उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज़्यादा महसूस किया गया था। मतलब आपातकाल लगाया तो पूरा भारत में गया था, परंतु उत्तर भारत में आपातकाल का जो असर था वह सबसे ज़्यादा महसूस किया गया था। सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन हार्ड थी वह उत्तर भारत में ही थी। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। ये नारा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र बचाओ। विपक्ष जो था उसने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध इसी नारे पर चुनाव लड़ा और विजयी हुआ। लोकसभा के चुनाव 1977। 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। जब 18 महीने का आपातकाल हो चुका तो उसके बाद सरकार ने 1977 के जनवरी महीने में चुनाव कराने का फैसला किया कि अब लोकसभा के चुनाव करवाने चाहिए। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया था, जब सरकार ने आपातकाल लागू करा था तो जो विपक्ष के नेता थे और कार्यकर्ता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो अब जब चुनाव हो रहे थे तो उन सभी को रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। लोकसभा का जो चुनाव था 1977, इसमें कौन से महीने में हुआ? ये चुनाव मार्च 1977 में हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी करने का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। जब आपातकाल लागू नहीं हुआ था उससे पहले जो देश में ये विरोध आंदोलन चल रहे थे, तो इसमें विपक्षी पार्टियां जो थी वे एक दूसरे के नज़दीक आ चुकी थी। चुनाव के एन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। मतलब जब चुनाव का घोषणा कर दी गई कि चुनाव मार्च 1977 में होंगे लोकसभा के, तो ये पार्टियां उससे पहले ही इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी, जिसे जनता दल भी कहते हैं। जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का नेतृत्व स्वीकार किया। नई पार्टी जो थी, इसने जनता पार्टी ने जेपी का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जो आपातकाल के खिलाफ थे, तो वह तो जनता पार्टी में शामिल हो गए, और कुछ कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। 1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया।
जो 1977 के चुनाव थे, इसने इन चुनावों को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने यानी जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में, जब पार्टी अपना चुनाव प्रचार कर रही होती है तो जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। जो जनता पार्टी अपना चुनाव प्रचार कर रही थी तो इसने शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियाँ की गई थी उन पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत जो है कांग्रेस की विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। जब ये पार्टी, सारी विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई तो यह भी सुनिश्चित हो गया जितने भी गैर कांग्रेसी वोट हैं वे अब एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि 1977 में हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1952 में जब फर्स्ट चुनाव हुए, उससे लेकर 77 में कांग्रेस पार्टी पहली बार लोकसभा का चुनाव हारी थी। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी, उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी। मतलब कि जनता पार्टी के साथ और जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, अगर उनकी भी सीटों को काउंट किया जाए तो उन्हें 330 सीटें मिली। अगर अकेले जनता पार्टी की सीटों को काउंट किया जाए तो उसे 295 सीटें मिली और वे बहुमत में आ गई और उसकी सरकार बनी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला और जनता पार्टी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी लाइब्रेरी से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। अब हम पढ़ेंगे जनता सरकार। मतलब जब चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें क्या हुआ। 1977 के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव हुए और सरकार भी बन गई जनता पार्टी की, परंतु उसमें कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। ये तीन बड़े नेता और ये तीनों ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें, मोरारजी देसाई 1966 और 67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम जो थे, वो जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन तीनों में से सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी के में, वो मोरारजी देसाई बने। लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता का खींचतान खत्म न हुई। जो सत्ता का खींचतान है वह खत्म नहीं हुआ। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया। फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने के अंदर ही सत्ता खो चुकी थी। 4 महीने के बाद चौधरी चरण सिंह ने भी सत्ता खो दी। और फिर 1980 के जनवरी माह में लोकसभा के लिए एक नए सिरे से चुनाव हुए। 77 में चुनाव हुए थे और 80 तक ही ये पार्टी बिखर चुकी थी और 80 में दोबारा से लोकसभा के लिए चुनाव हुए और इस बार इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी और जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हुई, क्योंकि जनता को पता था इसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बार 353 सीटें मिली और वे सत्ता में आई।
यह चैप्टर बच्चों हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम थोड़ा इन नेताओं के बारे में बात करेंगे। अब हम मोरारजी देसाई की अगर बात करें, मोरारजी देसाई जो थे वे स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीवादी नेता थे। खादी, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक। बॉम्बे प्रांत के मोरारजी देसाई जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1967 और 69 के बीच उप प्रधानमंत्री भी बने मोरारजी देसाई। पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस ओ में शामिल हुए। जब कांग्रेस पार्टी बिखर गई तो उसमें कांग्रेस ओ जो बनी उसमें मोरारजी देसाई शामिल हुए और 77 से 79 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक प्रधानमंत्री रहे। इनकी ये महत्वपूर्ण बात है कि मोरारजी देसाई जो है ज़्यादातर इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया, परंतु ये प्रधानमंत्री जो बने वे एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से ही प्रधानमंत्री बने, जो था जनता दल। चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश जो है उसके ये राजनीति में सक्रिय थे। ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक थे और 1967 में भारतीय क्रांति दल का इन्होंने गठन किया। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1977 से और 1979 तक लोकदल के संस्थापक रहे। जगजीवन राम जी जो थे वे भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे एवं बिहार के कांग्रेसी नेता थे। 1977 से 79 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। संविधान सभा के सदस्य भी थे जगजीवन राम। 1952 से मृत्यु पर्यंत सांसद। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल जो था उसमें श्रम मंत्री रहे। अगर इनकी राजनीतिक की बात करें तो ये विद्वान और कुशल प्रशासक थे। यह चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।